Okay, our next chapter is chapter 6 lines and angles. लाइन्स एंड एंगल्स जैसे नाम ही आपको बता रहा है, ये ज्योमेट्री स्टार्ट हो गई है हमारे यहाँ से कि लाइन्स और एंगल्स के बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो पहले हम इसमें एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर लाइन्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है जी. तो अब इसमें देखो, इसको मैं आगे लेके चलता हूँ जहाँ से हमारा पढ़ने वाला मेन बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस. ये हमने 9th 8th में भी 8th में भी हमने पढ़ रखी है. ठीक है, तो बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस में रिकॉल करते हैं कि क्या है. देखो, ये कह रहा है कि लाइन सेगमेंट क्या होती है. तो लाइन सेगमेंट क्या होती है? एक ऐसी लाइन जिसके दो एंड पॉइंट्स हैं. ठीक है, लाइन क्या होती है? लाइन तो मेरी अनलिमिटेड होती है. ठीक है, दोनों तरफ एरो लगा देते हैं कि दोनों तरफ इनडेफिनेट लेंथ है. ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, अगर मैं इसको ऐसे दो एंड पॉइंट्स लगा देता हूँ ए और बी, इसका एक सेगमेंट तोड़ लेता हूँ, तो इस लाइन का जो सेगमेंट मैंने निकाल लिया ए से बी तक का, उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं. ठीक है, तो बेसिकली हमारी डेफिनेशन क्या है कि अ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स, ये दी हुई है, विद टू एंड पॉइंट्स, एक अ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट. ठीक है, अगर हम एक तरफ लेते हैं पॉइंट सिर्फ और दूसरी तरफ एरो लेते हैं, लिखने को हम इसे ए से बी ही बोलेंगे, लेकिन अब देखो एरो है ना मेरा. ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? रे. तो रे में क्या होता है? एक एंड पॉइंट होता है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं. अच्छा, अगर ये दो एंड पॉइंट्स हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? ए बी को ये ऊपर इसके ऐसे लगा देते हैं, मतलब कि ये लाइन सेगमेंट है. और अगर लाइन है अकेली तो मैं ऐसे कर देता हूँ और इसमें एंड पॉइंट्स नहीं डालते, सिर्फ ए बी ऐसे सिंपल सा निशान बना के, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सा निशान बना के शो कर देते हैं, ताकि लिखने के लिए ए बी लाइन लिख सकें. तो लाइन के ऊपर दोनों तरफ एरो लगेंगे, तो ये हमारी लाइन होती है. दिस वन इज़ लाइन, दिस वन इज़ रे विद वन एंड पॉइंट. लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं है, रे का एक एंड पॉइंट है और लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स हैं. लाइन सेगमेंट. ठीक है, तो ये तो बेसिक हमने लाइन को रिकॉल कर लिया. अच्छा, इसको कैपिटल लेटर्स से अगर डिनोट करोगे तो आपको दो ये पॉइंट्स डिनोट करने पड़ेंगे. अदरवाइज अगर आप सिंगल से करोगे तो सिंगल से कैसे कर सकते हैं? हम स्मॉल लेटर से डिनोट कर सकते हैं. एल जैसे स्मॉल कर दिया तो पूरी लाइन के लिए एक ही. ठीक है, तो पूरी लाइन का एक ही एल चल जाएगा. जो स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं हम, वो क्या होती हैं? वो हमारे लाइंस होते हैं. और जो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं वो हमारे पॉइंट्स होते हैं. ठीक है, अगली बेसिक टर्म है, देखो, कोलिनियर पॉइंट्स. कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स जो 3 और मोर पॉइंट्स विच आर ऑन द सेम लाइन. अगर 3 पॉइंट्स या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन में पड़ते हैं तो उन्हें हम कोलिनियर कहते हैं. यहाँ पे ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स. ठीक है, यही अगर ट्राइंगल बन जाए तो देखो निकल के लाइन से बाहर, तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है. तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से ट्राइंगल बन जाती है. तो जो लाइन पे नहीं पड़ते 3 और मोर पॉइंट्स, उन्हें नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं. ओके, डेफिनेशन देखो यहाँ लिखी हुई है. इफ़ 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स. ठीक है, इफ़ दे डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. अब इस केस में आपको ये जो डेफिनेशंस हैं वो अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि 1 मार्कर अब जो MCQs हैं वो बढ़ गए हैं, तो MCQs इसमें से सारे बनते हैं. ठीक है, अब एंगल पे आ रहा है. देखो यहाँ पे एंगल. एंगल की क्या डेफिनेशन है? एंगल की डेफिनेशन है कि देखो, पहले तो एंगल होता क्या है? एंगल होता है कि जैसे ही मैं दो रेज लेता हूँ, ठीक है, और उनका सेम एक ये पॉइंट पे मिल रहा है. सपोज ये रे है OA और दूसरी रे है OB. तो OA और OB रे के अंदर, क्योंकि एक ही तरफ इनका एंड पॉइंट है ना, वन एंड पॉइंट है, दोनों रेज हैं, तो इन दोनों के बीच, इन दोनों को ज्वाइन करने से जो फिगर बन रही है, ठीक है, उसको हम एंगल कह देते हैं. ठीक है, 9th क्लास में ये डेफिनेशन सफिशिएंट है. ठीक है, जब दो रेज से एक कॉमन, ये जो O है ये क्या है? कॉमन इनिशियल पॉइंट है ना, कॉमन वर्टेक्स कह देते हैं इसे. वर्टेक्स इज जो पॉइंट होता है मेरा. ठीक है, तो कॉमन वर्टेक्स जो इन दोनों का O है, ठीक है,
उस वो जो बना रहा है दोनों रेस के साथ फिगर जो बन रही है उसको हम एंगल कह देते हैं। अब ये देखो ये क्या लिख रहा है कि रिकॉल दैट एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेस ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। वही कॉमन वर्टेक्स से ओरिजिनेट करेंगे अगर दो रेस तो एंगल बन जाएगा। ठीक है, अब इनको क्या बोलते हैं, ओ ए और ओ बी को क्या बोलते हैं, ओ बी और ओ ए को आर्म्स कह देते हैं हम, एंगल की आर्म्स हैं जी, राइट। और ओ जो है वो हमारा कॉमन वर्टेक्स है। सो नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स। अब एंगल्स को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, देखो ये एक्यूट एंगल है, फर्स्ट फिगर जो है वो एक्यूट एंगल, जिसका क्या मतलब है, जब एंगल मेरा 0 से 90 के बीच में पड़े, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स मेरा एंगल है, ठीक है, ये किससे बीच में पड़ रहा है, 0 से 90 के बीच में, ना तो ये 0 है ना ये 90 है, तो 0 वाला एंगल कैसा होगा, 0 वाला एंगल यहाँ मैं इसके यहीं बना देता हूँ लेफ्ट में, जब ये रे मेरी दूसरी रे के ऊपर ही पड़ जाएगी, ठीक है, सेकेंड रे भी मेरी इसी के ऊपर आ जाएगी, ठीक है, तो यहाँ तक है सपोज, तो ये एंगल जो है मेरा अब 0 एंगल है, दिस इज माय 0 एंगल। इसमें क्या x इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। आप मान सकते हैं कि जैसे 12 o'clock है या 12:15 है, आप ये मान लो 12:15 तो एग्जैक्टली ऐसे नहीं होंगे, रफली जस्ट मानने के लिए आपके, तो अभी घड़ी चली ही नहीं, अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ क्लॉक, ठीक है, तो यहाँ पे वो जाम है, तो उसने क्योंकि उसने कोई भी क्या किया, मूवमेंट नहीं करी है, इसलिए वो 0 एंगल है। अब फर्स्ट पे यहाँ पे देखिए एक्यूट एंगल, जब 0 से 90 के बीच में रहेगा एंगल तब वो क्या होगा, एक्यूट एंगल। वही एंगल जब 90 डिग्री का हो जाएगा एग्जैक्ट, तब उसको बोलते हैं हम राइट एंगल, ठीक है जी। ये इसकी ऊपर डायग्राम है, इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन है ये कि हम इसको ऐसे स्क्वायर टाइप का बना के छोड़ देते हैं। थर्ड है जब 90 से बड़ा हो जाएगा लेकिन 180 से कम रहेगा, यानी कि 90 से बड़ा है देखो और 180 से कम है, तो हम इसको सिंगल, उसमें इसको डबल इनइक्वालिटी बोल देते हैं, ठीक है जी, क्योंकि इनइक्वल के निशान है ना, इक्वल का निशान तो ये है, तो जो सेकंड वाला है इसको हम इक्वालिटी बोल देते हैं, इक्वेशन है ना क्योंकि, ठीक है, इक्वेशन कह लो आप इसे चाहे, क्योंकि इक्वल का निशान है, इसमें लेस देन का निशान है तो इसे हम इनइक्वालिटी बोल देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि 90 से 180 के बीच में पड़ेगा तो ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा, ठीक है जी। उसके बाद स्ट्रेट एंगल कब रहेगा, जब मेरा पूरा 180 डिग्री होगा तब स्ट्रेट एंगल रहेगा। आप देख सकते हैं ऊपर डायग्राम में पूरा घूम के 180 हो गया। अब फिफ्थ है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर इसमें बच्चे गलती कर देते हैं, दैट इज़ जब 180 से बड़ा होगा और 360 से बीच में होगा तब हम उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अब देखो, आप ध्यान से देखो कि फर्स्ट पार्ट और फिफ्थ पार्ट एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ है, वो अंदर वाला एंगल मांगा गया था, ये वाला एंगल, ठीक है, सपोज ये 60 डिग्री है, सपोज इसमें कौन सा एंगल मांगा गया है कि पूरा, जैसे अगर क्लॉक है वो यहाँ पे क्लॉक फर्स्ट पार्ट में यहाँ से लेके यहाँ तक चला है, ठीक है, लेकिन फिफ्थ पार्ट में क्लॉक यहाँ से लेके यहाँ तक चला है, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है एंगल की टर्म्स में, ठीक है। तो ये जो एंगल की मूवमेंट हुई है ये रिफ्लेक्स एंगल है। तो इसको कैसे निकालते हैं, अब इसको मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे निकालते हैं। एक इससे अगला देखो, अगर मैं 6th ले लूँ या 7th ले लूँ, ठीक है, क्योंकि ये 0 एंगल भी एक नंबर आएगा, अगर मैं इसको 6th डाल देता हूँ तो 7th मेरा कंप्लीट एंगल आएगा। कंप्लीट एंगल क्या होता है जी, कंप्लीट एंगल होता है कि एक बार फिर से मेरा 12 o'clock वाला जो मैं आपको बता रहा था उस टाइप का कुछ बन गया, दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गई हैं, ठीक है। अब दोनों जब एक दूसरे के ऊपर आ गए, एक काम करते हैं, कलर को चेंज कर देता हूँ, दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गई हैं, तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ कि अब ये घूम के आई है ऐसी पूरी 0 एंगल में, जो मेरा 6th पार्ट में है, यहाँ तो चली ही नहीं थी, स्टार्ट ही नहीं हुई थी मूवमेंट, यहाँ मूवमेंट पूरी एक कंप्लीट करने के बाद, पूरा सर्कल कंप्लीट करने के बाद वो वापस आ गया, इसलिए इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। और ये कितना होता है, x इज इक्वल टू 360 डिग्री, x क्या हो जाएगा 360 डिग्री। तो अब सॉरी, कंप्लीट एंगल जब 360 डिग्री होगा तो रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा, ये होगा जी, अगर ये x था एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक, तो रिफ्लेक्स एंगल मेरा क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल विल बी 360 माइनस x। कहने का मतलब अगर ये 60 डिग्री है तो रिफ्लेक्स एंगल कितना हो गया जी, 360 माइनस 60 इज इक्वल टू 300 डिग्रीज।
नेक्स्ट इज आपका दो टर्म्स आपको और समझनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, किन्हीं भी दो एंगल्स का सम, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है टू एंगल्स हु सम इज 90 डिग्री। तो अगर कोई भी दो एंगल्स, एनी टू एंगल्स, ठीक है, यहाँ पे मैं एक वर्ड ऐड करना चाहूँगा, दैट इज एनी, कोई भी टू एंगल्स जो है उनका सम अगर 90 डिग्री है तो उन दोनों को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। सिमिलरली अगर किसी भी टू एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री है तो हम उसको क्या कहेंगे जी? सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसमें भी एनी वर्ड जो है वो बिल्कुल रहेगा कि किसी भी दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स रहेंगे, ठीक है। इसका डिफरेंस आपको आगे समझ आएगा, ये एनी पे मैं आपको जोर क्यों दे रहा हूँ, ठीक है जी। अब फिगर 6.2 देखो आप कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स आपके जो दो इकट्ठे एंगल्स होते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। इकट्ठे होने का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे दो एंगल देखो, ये वाला एंगल कौन सा है? ये एंगल जो है जी, दिस इज एंगल की नोटेशन कैसे लिखते हैं हम? एंगल डी, फिर जो बीच वाला होता है एंगल बी और फिर सी, ठीक है। और आप इसको एंगल सी, बीच वाला सेम रहेगा बी, और फिर डी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। लूज टर्म्स में हम एंगल बी अकेला भी लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ बी पे दो एंगल बन रहे हैं इसलिए मैं खाली एंगल बी नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, जहाँ सिंगल एंगल है तो वहाँ पे खाली एंगल बी भी लिख देते हैं। अब ये एंगल डी बी सी बन रहा है, ठीक है, या सी बी डी कह लो आप। और दूसरा एंगल क्या बन रहा है? एंगल ए बी डी और एंगल डी बी है, कुछ भी कह सकते हैं आप। जिस पे एंगल बनता है वो बीच में रहता है हमेशा, देखो, राइट। तो अब क्या होगा कि ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है क्योंकि ये साथ लगे हुए एंगल्स हैं। कहने का मतलब बी डी जो है मेरी, वो मेरी कॉमन आर्म है। तो जब दो एंगल्स के बीच में कॉमन आर्म हो तो हम उन्हें एडजेसेंट एंगल्स बोल देते हैं। अब जो फिगर आप देख रहे हैं दैट इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या चीज़ है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स वो है, पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर का मतलब होता है जो जोड़े में होता है, तो जो दो इकट्ठी होती हैं चीज़ें, हमेशा दो के साथ काउंट करते हैं हम, ठीक है ना। जैसे सीजर्स बोल देते हैं ना, तो सीजर्स में पेयर होता है ना, हमेशा दो लेग्स होती हैं, पेंट में दो टांगें होती हैं, तो उन्हें पेयर बोलते हैं हमेशा, ठीक है। तो इसमें लीनियर पेयर, लीनियर पेयर का मतलब लीनियर इज एक लाइन और एक लाइन पे पड़ने वाले दो एंगल्स, उनको बोलते हैं लीनियर पेयर्स। जैसे ऊपर वाली में दिखा रहा है कि इसके लिए कंडीशन क्या है कि पहले तो आपका एडजेसेंट एंगल होना ज़रूरी है। देखो ये अगर मैं इसको ए बी डी एंगल को एंगल 1 नाम दे दूं और डी बी सी को एंगल 2 नाम दे दूं, तो 1 और 2 एंगल जो हैं वो क्या है जी? वो दोनों एडजेसेंट हैं, ठीक है। और एक कॉमन लाइन है ए बी सी, पूरा तो देखो 180 बना रहा है ना, पूरा स्ट्रेट लाइन है ना ए सी, तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर्स। तो कहने का मतलब क्या है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इनका सम कितना होगा जी? 180। तो ये एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो लीनियर पेयर हो जाएंगे। लेकिन इसमें कंडीशन भी है। कंडीशन क्या है कि ए सी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है जी। क्या कंडीशन है इसमें? कि ए सी जो है स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। और वैसे ही एंगल 1 प्लस एंगल 2 जब 180 बनेगा सेम लाइन के ऊपर, तो अपने आप स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो कंडीशन क्या बन जाती है? कंडीशन है कि एडजेसेंट एंगल्स होने चाहिए, 1 और 2 एडजेसेंट एंगल्स होने चाहिए, तभी 1 प्लस 2 हमेशा कॉमन आर्म रहेगी उनके बीच में, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन बना देंगे इसी को। अब जो मैंने आपको पीछे कहा था कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल वो दो एंगल्स हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो अगर एनी टू एंगल्स का सम है तो एंगल 1 प्लस 2 180 जो है ये भी तो ऐसे ही होता है। तो दोनों में फ़र्क क्या है लीनियर पेयर में और सप्लीमेंट्री में? डिफरेंस ये है कि सप्लीमेंट्री में एनी टू एंगल्स होता है, एनी टू एंगल्स, ये कंडीशन है, ठीक है जी। और इसमें कंडीशन क्या है लीनियर पेयर में? कि एडजेसेंट होने चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि सप्लीमेंट्री में तो अगर अलग अलग एंगल्स भी है ना, एक ये है और एक ये है, अलग अलग, ये अगर 60 डिग्री है और ये अगर 120 डिग्री एंगल है तो ये सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, लेकिन ये लीनियर पेयर नहीं होंगे, ये लीनियर पेयर नहीं होंगे, ये सप्लीमेंट्री होंगे क्योंकि एनी टू एंगल्स हैं, इसमें एडजेसेंट नहीं है जी।
ऐसे ही मेरे निचली जो मेरी नीचे वाली ये है डायग्राम है, इनको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इन्हें VOA आप बोल सकते हैं जब रीजनिंग करने हैं, और लीनियर पेयर को हम शॉर्ट फॉर्म में LP बोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट का मतलब क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट का मतलब है कि आपका, अगर मैं नंबरिंग कर दूं एंगल्स की, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो 1 और 3 आप देखो सेम है एंगल्स, उसने सेम नोट वो भी दे रखी डायग्राम में भी, एक जैसे बनाए हुए हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू, अभी नहीं सीखो, वो थ्योरम में आएगा। अभी मतलब है कि एंगल 1 और एंगल 3 जो है वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, एंगल 2 और एंगल 4 जो है वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। तो क्या पेयर बना आपका कि एंगल 1 कॉमा एंगल 3 आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, एंड एंगल 2 कॉमा एंगल 4 आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। अब ये तो ठीक है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि AB और CD जो है ना स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए। क्या कंडीशन है इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी? कि AB और CD इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए। देखो ये लिखा ना यहाँ पे, AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये इसकी मेन कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग AB कॉमा CD आपके इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसकी। तो इन इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अगर सपोज मेरे पास कोई लाइन ऐसे है, कोई एंगल आपको ऐसे दिख रहा है, ये 2 लाइंस हैं और ये 2 लाइंस हैं, ठीक है। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को हम वर्टिकली ऑपोजिट नहीं कहेंगे, ठीक है। अगर ये 1 और ये 2 है, तो एंगल 1 और एंगल 2 VOA जो होंगे आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स नहीं होंगे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइंस नहीं है, ठीक है। तो ये इसका मतलब है। नेक्स्ट देखो, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस तो हमें समझ आती है, जैसे फर्स्ट पार्ट नीचे डायग्राम दिया गया, इंटरसेक्टिंग लाइंस, 2 लाइंस अगर एक पॉइंट पे किसी कॉमन पॉइंट है उनके बीच में, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ठीक है जी। सपोज यहाँ पे मैं इसका नाम O दे देता हूँ, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ठीक है। अब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती हैं जो इंटरसेक्ट नहीं करती एक दूसरे को। तो जो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती, तो आप ध्यान से देखोगे, उनको हम हमेशा क्या बोलते हैं जी? हम उन्हें हमेशा पैरेलल लाइंस बोलते हैं। नॉन इंटरसेक्टिंग, देखो सेकंड में क्या लिखा है, नॉन इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइंस। तो कहने का मतलब 2 लाइन सिर्फ 2 ही तरीके से बिहेव कर सकती हैं, या तो वो इंटरसेक्टिंग होंगी या वो पैरेलल होंगी, ठीक है। तो आगे जाके आप सीख सकते हो कि एक के ऊपर अगर एक लाइन आएगी उसे कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। जस्ट आपके थोड़े से उसके लिए 10th क्लास में आप ये सीखोगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपके लिए 2 है कि या तो लाइन इंटरसेक्ट करेगी या वो पैरेलल होगी। अगर तो पैरेलल की डेफिनेशन क्या बन गई? पैरेलल की डेफिनेशन ये बन गई, दैट लाइन विच डू नॉट इंटरसेक्ट। सिंपल सी डेफिनेशन बन गई कि जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं वो मेरी पैरेलल लाइंस होती हैं, ओके। अब देखो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस क्या होता है? अगर मैं इसके बीच में परपेंडिकुलर बनाऊं, सपोज ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये 5 सेंटीमीटर का बन रहा है, दोनों तरफ से 90-90 है। आप जब यहाँ बनाएंगे ना, कहीं भी बना लो इसको पैरेलल लाइंस के बीच में, वो हमेशा 5 सेंटीमीटर का ही रहेगा, ठीक है जी। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देते हैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल का ऐसे निशान लगा देते हैं, पैरेलल लाइंस। और O का क्या नाम दे देते हैं? O का नाम इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट इज एक्सियम 6.1। एक्सियम 6.1, एक्सियम का मतलब क्या होता है? एक्सियम का मतलब होता है कि हमारा ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमें ये प्रूव नहीं करना,
ठीक है, थ्योरम्स जो होती हैं वो प्रूव करनी पड़ती हैं, लेकिन एक्सियम्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। ठीक है, इनको हम सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं क्योंकि हर बार ये ऐसे ही रहते हैं। तो ये क्या बोलता है, देखो फर्स्ट एक्सियम क्या बोलती है 6.1, इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, अगर एक रे एक लाइन के ऊपर स्टैंड करती है तो क्या मतलब है, जैसे मैं सपोज ये लाइन बना ली मैंने, ठीक है, ये ए बी आपकी लाइन होगी, चाहे आप इसको ऐसे बना लो। आप उसके ऊपर एक रे को स्टैंड करो तो रे तो कहीं एक पॉइंट से उठानी पड़ेगी, तो ये मैंने रे स्टैंड कर ली। ठीक है जी, देन द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स, तो एडजेसेंट एंगल्स बन गए ना, सपोज ये 1 बन गया एडजेसेंट एंगल और ये 2 बन गया, सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। तो इनका सम क्या होगा एडजेसेंट एंगल्स का, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या है जी, ये हमारी लीनियर पेयर, जो हमने पीछे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स करे थे ये वही है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया, इसको हम क्या बोल देते हैं, लीनियर पेयर एक्सियम। इसको आप लीनियर पेयर एक्सियम भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपके अब कभी भी आप लगा सकते हो, कोई प्रूफ नहीं करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये हमेशा स्ट्रेट लाइन पे कोई भी आप एक रे लगाओगे तो दो सम जो एडजेसेंट एंगल्स बनेंगे उनका सम हमेशा ही 180 आएगा। ठीक है, इसने नीचे भी लिखा है कि इसको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स को हम ये लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम लीनियर पेयर एंगल्स की एक्सियम बन जाता है। अब देखो इसका उल्टा भी ट्रू है। यहाँ क्या था कि अगर आप क्या कहते हैं, एक लाइन के ऊपर अगर आप एंगल्स लेंगे तो वो 180 डिग्री होंगे। ठीक है, कॉमन रे के साथ। इसका उल्टा भी ट्रू है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 हो जाएगा, क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 देन द रे स्टैंड्स ऑन द लाइन। ठीक है जी, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो एक स्ट्रेट लाइन है, रे जो है स्ट्रेट लाइन पे खड़ी है। कहने का मतलब अगर गिवन क्या है, ऊपर क्या था, ऊपर था कि लाइन है, तो यहाँ पे क्या था कि गिवन लाइन, या इफ लगा लो, गिवन नहीं मैं कहूँगा, कि इफ लाइन, अगर लाइन है तो सम 180 है। ठीक है, यहाँ क्या कन्वर्स कहते हैं, इसे क्या बोल देते हैं, कन्वर्स एक्सियम। तो कन्वर्स, ठीक है, 6.1 एक्सियम क्या बनी कि इफ एंगल 1 + 2 180 डिग्री है तो ये लाइन बन जाएगी, दिस इज अ लाइन। ठीक है जी, तो कहने का मतलब यहाँ पे आपको गिवन है कि 1 + 2 का सम 180 है, तो इसका मतलब नीचे वाली अगर ए बी है तो ए बी इज अ लाइन। ये कन्वर्स है इसका। ठीक है, ये नेक्स्ट देखो एक्सियम 6.2 आ गई है, ये कन्वर्स एक्सियम 6.1 है। क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, अगर टू एडजेसेंट एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री है, तो जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो क्या बनाएंगी, फॉर्म द लाइन। क्या मतलब कि अगर मेरे पास दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो नॉन कॉमन, ये तो कॉमन आर्म होगी, ये तो कॉमन वाली आर्म है, ये है ना नॉन कॉमन आर्म्स दोनों, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगी, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ठीक है जी, अब इन दोनों पेयर को क्या कहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले कहा था, लीनियर पेयर एक्सियम। इसको हम लीनियर पेयर एक्सियम बोलते हैं। नेक्स्ट इज थ्योरम 6.1। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम होगी। तो अभी तक हमने क्या करा, हमने एंगल्स के बारे में देख लिया और हमने लीनियर पेयर जो एक्सियम है वो देख ली। तो अब थ्योरम 6.1 क्या है, इफ द टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो वो जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होने चाहिए, मतलब होते हैं, ये थ्योरम है। ठीक है, थ्योरम का प्रूफ होता है। तो अब देखो आप इसमें, ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, फिगर में हमने देख लिया। अब इनको नंबरिंग दे देता हूँ मैं, आप स्कूल पे डिपेंड करता है, कहीं स्कूल कहते हैं कि आप AOC ही लिखिए और कहीं कह देते हैं कि आप नंबरिंग डाल दीजिए, नंबर्स ओके हैं। तो नंबर्स टेक्निकली आप बिल्कुल डाल सकते हैं एंगल्स पे, कहीं टेक्निकल इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो सपोज मैं 1 2 3 4 एंगल्स डाल देता हूँ। ठीक है जी, अब क्या होगा, अब क्या है कि आप देखो 1 और 3 जो है सामने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, और 2 और 4 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, AB और CD इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। ठीक है, अब क्या है, आपको प्रूफ क्या करना है कि दीज आर इक्वल। तो हम इसको कैसे लिखते हैं कि गिवन डाल लो आप, गिवन में आपको क्या है,
गिवन आपको है जी कि ए बी और सी डी इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है, दीज आर स्ट्रेट लाइन्स। और टू प्रूव क्या है, पेपर में आप ऐसे ही लिख के करोगे, टू प्रूव इज कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंड, ठीक है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, दोनों एक प्रूव कर देंगे, ठीक है जी। तो अब इसका प्रूफ क्या होगा, इसका प्रूफ होगा जी कि देखो आप एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलके कितना बना रहा है, क्योंकि सी डी स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 1 और एंगल 2 एड अप होके बनाएंगे 180 डिग्री, लीनियर पेयर हैं क्योंकि दोनों एंगल्स। तो मैं लिखूंगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री और रीजन के बॉक्स में लिखूंगा इसके साइड में लीनियर पेयर, ठीक है। ऐसे ही ए बी भी स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 2 और एंगल 3 भी एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये भी लीनियर पेयर बना रहे हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू ये भी 180 है, ठीक है जी। इसका रीज़न क्या है, इसका भी लीनियर पेयर है। रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप रीजंस नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। अब आप एक चीज़ देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 भी 180 है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी 180 है, तो इसका मतलब एंगल 2 तो कॉमन है और 180 भी दोनों तरफ बराबर है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 आ गया। अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन बना देता हूँ और इसको मैं सेकेंड नंबर इक्वेशन बना देता हूँ, तो हम जब फर्स्ट और 2 को कंपेयर करेंगे, या सब्ट्रैक्ट कर दो आप, वो भी चल जाएगा, 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो या कंपेयरिंग 1 एंड 2, जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हो, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करोगे देखो 180 कट जाएगा राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे एंगल 2, नीचे साइन चेंज हो जाएंगे 2 और 3 के, तो ये भी कट जाएगा एंगल 2 के साथ, और एंगल 1 माइनस 3 0 आ जाएगा, ट्रांसपोज कर दो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 आ जाएगा। लेकिन हमें ये देखना आना चाहिए, ठीक है, अब हमारी क्लास बड़ी हो गई है, हमें देखना आना चाहिए कि 1 प्लस 2 180 बना रहा है, 2 और 3 180 बना रहे हैं, ठीक है। तो 1 अगर ये 2 तो दोनों में ही कॉमन एंगल है ना, तो 1 प्लस 2 देखो यहाँ 180 बना रहा है और यहाँ 3 प्लस 2 भी 180 बना रहा है, तो दोनों में 3 और 1 इक्वल हो गए ना, क्योंकि बाकी तो रिजल्ट भी सेम आ रहा है, 180 2 कॉमन है ही है। तो दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अब सेम हमने बिल्कुल 2 और 4 में लगाना है, ओ सॉरी हाँ 2 और 4 के लिए, कि 1 और 4 जो है, कलर चेंज कर देता हूँ मैं, कि 1 और 4 देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वो सप्लीमेंट्री, वो सॉरी लीनियर पेयर है, और ऐसे ही 3 और 4 भी लीनियर पेयर है, ठीक है। तो 1 कितना हो जाएगा आपका, नहीं 3 और 4 नहीं लेते, 2 इंक्लूड करना पड़ेगा हमें। आप 1 और 4 लीनियर पेयर है, 2 और 1 लीनियर पेयर है, अब 1 दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो सिमिलरली 2 4 के बराबर है। तो हम जब सेम ऑपरेशंस होते हैं तो उनको छोड़ देते हैं, हम लिख देते हैं सिमिलरली, सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो ये मेरा जो रिजल्ट था आ गया और हमने थ्योरम को प्रूव कर दिया। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। अब क्या एग्जांपल्स करने से पहले एक बार अगर हम अपना माइंड मैप तैयार कर लें, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, एंगल्स के बारे में, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, और मेन चीज़ क्या पढ़ी है हमने, लीनियर पेयर और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो हर ज्योमेट्री में आप ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जाओगे, ठीक है। लाइंस की आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में लीनियर पेयर और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, बस इन पे ध्यान रखना है। फोटो जैसे ही आप डायग्राम देखोगे आपका आंखों ही आंखों में काम हो जाएगा, बस फिर आपको उसको लिखना है। मैं आपको सिखाता हूँ कैसे। देखो एग्जाम्पल 1 देखो, इन फिगर 6.9 लाइन्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ठीक है जी। तो इधर देखो ये पी क्यू लाइन है ये वाली, और आर एस लाइन ये वाली है, ये इंटरसेक्ट कर रही है ईच अदर एट पॉइंट ओ, ठीक है। अच्छा, अब आपको एक ऐसी चीज़ भी करनी है कि सपोज फिगर नहीं दी हुई, तो क्या आप इसको बना पाओगे डायग्राम को, तो हमें वो भी आना चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं दी होती तो हमें दिख रहा है कि पी क्यू आर एस इंटरसेक्टिंग लाइंस बनानी है, तो हम बना देंगे ऐसी, ठीक है। तो ये भी हम सीखना है यहाँ से, क्योंकि जब आप एग्जाम्पलर करने बैठते हैं तो उसमें डायग्राम्स नहीं होती सेम क्वेश्चंस की, तो वो हम यहीं से अचीव कर सकते हैं कि डायग्राम के बिना क्या क्वेश्चन पढ़ के मैं बना सकता हूँ, तो वो यहीं से आ जाएगा। नेक्स्ट है जी, इफ एंगल पी ओ आर रेशो एंगल आर ओ क्यू इज 5:7, ठीक है। एंगल पी ओ आर कौन सा है जी, पी से स्टार्ट करेंगे, ओ पे जाएंगे आर, तो ये एंगल 1 नाम दे रहा हूँ मैं इसको। एंगल 1 जो है, चलो 1 छोड़ो, अभी बाद में नाम दे देंगे। एंगल पी ओ आर ये वाला एंगल है,
और ROQ ये वाला एंगल होगा जी, नीचे वाला। इनकी रेशो कितनी दी हुई है? 5:7। तो हम क्या करेंगे, रेशो में हमेशा हम क्या कर सकते हैं कि लेट द कॉमन फैक्टर बी x, कॉमन फैक्टर को x ले लेते हैं, ठीक है, और कॉमन फैक्टर को लिखना है हमने उसे, लेट कॉमन फैक्टर ऑफ रेशो बी x, ठीक है। रेशियोज के केस में ये 100% लगता है मेथड हमेशा। तो x ले लिया आपने, अब ये एंगल कितना बन गया, ये 5 था, 5 पार्ट्स थे तो 5x हो गया, और नीचे वाला 7 पार्ट्स थे तो 7x हो गया। अब ये कंप्लीट एंगल हो गए। अब मुझे साफ दिख रहा है कि ये दोनों लीनियर पेयर भी बना रहे हैं क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस है ना। तो आगे क्या बोला उसने, फाइंड ऑल द एंगल्स, आपको सारे एंगल्स ढूंढने हैं। तो 5x और 7x, तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि 5x प्लस 7x जो है वो 180 डिग्री होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वो लीनियर पेयर है। रीज़न भी देंगे हम साथ में। तो 12x कितना आ गया जी, 180 आ गया, और x कितना आ गया जी, आप डिवाइड कर दोगे इसको 180 को 12 के साथ। तो 12 इंटू 1 12, 60, 15, x मेरा 15 आ गया। तो कहने का मतलब अब मेरे एंगल्स कितने बन गए, अब ये वाला एंगल जो एंगल ROP है ये कितना बन गया, ये मेरा बन गया जी 5 इंटू 15, आप इसे लिखेंगे x पे मत छोड़ाना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, 75 डिग्रीज। और 7 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 7x है ना ये वाला ROQ एंगल, ये हो गया 105 डिग्रीज, ठीक है जी। अब बाकी सारे निकालने थे तो सामने वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएगा। अब आप नंबरिंग दे सकते हो, मैं चाहता हूँ आप नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसके बाद आप लिखेंगे कैसे, अच्छा ये वर्टिकली ऑपोजिट है सामने वाला 2 और 4, तो ये भी 105 हो जाएगा, और ये 1 के बराबर 3 जो है ये वर्टिकली ऑपोजिट है, तो ये आ जाएंगे जी, ये 75 हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 15 इज इक्वल टू 75 डिग्रीज, ठीक है। एंगल 2 इज इक्वल टू 7 इंटू 15 इज इक्वल टू 105 डिग्रीज। नंबर लेने के लिए ये प्रॉपर लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कोर कंसेप्ट का समझ में आना और उसको एक्सप्रेस कर पाना दोनों अलग चीज़ें, दोनों में आना चाहिए। डायग्राम देख के हमें एकदम क्वेश्चन समझ आ जाता है और उसको लिखना फिर मार्क्स लेने के लिए। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल कितना है जी, 3 है, इज इक्वल टू 75 डिग्री। रीज़न वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ऐसे ही एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 है, इज इक्वल टू 105 डिग्री है। रीज़न वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, कोई भी रीज़न आप मिस आउट नहीं करेंगे। तो ये मेरा हो गया। अब मैं आपको जो इसने किया है वो भी समझा देता हूँ। हमारा काम हो गया, हमें जो मांगा गया था फाइंड ऑल द एंगल्स आ गए हैं। अब इसने जो किया है, देखो इसने क्या किया है, इसने पुराने मेथड से किया। लीनियर पेयर तो इसने कर दिया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज लीनियर पेयर, POR एंगल 1 है, ROQ एंगल 2 है, तो वो उसने जब हमने किया सेम वही किया। अब उसने क्या किया है कि POR और ROQ 5:7 है, तो टोटल कितनी होगी रेशो एंगल्स की, 5 प्लस 7 टोटल पार्ट्स कितने हो गए, 12 हो गए ना। तो POR कितना हो गया, 5 पार्ट्स है POR, देखो तो 5 ओवर टोटल 12 पार्ट्स इंटू 180 डिग्री, टोटल 180 डिग्री है इस एंगल के, ठीक है, क्योंकि उसने इसकी 5:7 इस पूरे एंगल की है ना। तो 12 टोटल पार्ट्स हो गए, 5 पार्ट ऊपर हो गया, 7 पार्ट नीचे हो गया। तो 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 180 इंटू 180 इज इक्वल टू 75। और ROQ 7 पार्ट्स हो गए 12 में से, किसके, 180 के, 105। तो इसने जो पार्ट्स वाला मेथड है जो हम छोटी क्लासेस में करते थे उससे किया। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक्स वाले मेथड से करो, आज के बाद सारे ऐसे बड़े आराम से हो जाएंगे। नेक्स्ट है जी, अगली है एग्जाम्पल 2, ठीक है। ये क्या बोल रही है, देखो ये कह रही है कि इन फिगर 6.10 ये दी हुई है आपको यहाँ पे राइट में, रे OS स्टैंड्स ऑन अ लाइन POQ। तो POQ मेरी ये लाइन दे दी, देखो सीधी ये वाली लाइन, और रे OS जो है ये वाली, ये स्टैंड कर रही है POQ पे। रे OR एंड रे OT आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ POS एंड SOQ। तो एंगल बाइसेक्टर वोकैबुलरी में आपके ज़रूर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो एंगल को आधा करे। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, आधा काटना, तो एंगल को जो आधा काट रहा है उसे हम एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। तो जो रे OR है वो किसको कर रही है,
एंगल पी एस को, एंगल पी ओ एस का एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल पी ओ एस देखो कौन सा है, एंगल पी ओ एस इज ये पूरा एंगल, ठीक है। इसको आधा काट रही है रे ओ आर, मतलब कि ये हिस्सा इसने देखो बराबर भी कर रखे हैं दोनों निशान, कि ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है। अगर आप इसको 1 एंगल डालेंगे तो ये एंगल 2 हो जाएगा। तो गिवन क्या है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज आपका ओ टी जो है वो किसका एंगल बाइसेक्टर है, वो एंगल एस ओ क्यू का एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल एस ओ क्यू कौन सा है, एस यहाँ से शुरू हुआ, ओ यहाँ, क्यू यहाँ, मतलब ये पूरा एस ओ क्यू है जी। अब इसको ओ टी जो है वो आधा कर रही है, एंगल बाइसेक्टर है, तो ये हिस्सा इसके बराबर हो जाएगा, मतलब कि ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसको अगर मैं 3 दूँ तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब उसने क्या बोला है कि इफ़ पी ओ एस इज इक्वल टू एक्स, पी ओ एस वो एक्स के बराबर है, फाइंड आर ओ टी। आर ओ टी कौन सा एंगल हुआ, आपको आर ओ टी देखो ये पूरा एंगल हो गया, आर ओ टी ये वाला पूरा एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो कि मेरे पास 1 + 2 मिला के एक्स है ना, एंगल पी ओ एस एक्स है ना, तो 1 + 2 मिला के एक्स है मेरे पास, और 3 + 4, 3 + 4 क्या होगा, ये बनेगा, क्योंकि पी ओ क्यू देखो। अब आप इस डायग्राम को मैं एक बार फिर से आपके लिए बना देता हूँ। तो उसने कहा था कि ओ एस जो है वो डिवाइड करिए, तो अगर मैं ओ एस का एंगल इधर ले लूँ, ये P है, ये O है, ये S है, और ये क्या है जी, ये Q है, तो पी ओ एस ये वाला एंगल जो है ये X है, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो गया, देखो X प्लस, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो या आप नाम ना भी दो तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी ओ एस के साथ जब आप इस एंगल को ऐड करोगे एस ओ क्यू को, तो लीनियर पेयर है, 180 डिग्री आएगा, ठीक है। ये देखो पी ओ एस में आपने एस ओ क्यू ऐड किया, दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो पी ओ एस कितना होगा, पी ओ एस तो x है, तो यानी कि x + एस ओ क्यू आपका 180 हो जाएगा। तो एस ओ क्यू निकल आया 180 - x निकल आया, ठीक है जी। अब क्या है, आर ओ टी के लिए आपको क्या चाहिए, आर ओ टी के लिए आपको एक तो ये एंगल चाहिए 2, और आपको एक एंगल क्या चाहिए 3। तो आर ओ टी जो आपने एंगल निकालना है दैट इज़ एंगल 2 + एंगल 3। तो एंगल 2 कितना है, एंगल 2 देखो x पूरा है, तो इसका आधा कितना हुआ, x/2 है एंगल 2, क्योंकि x तो पूरा एंगल है, और 1 और 2 इक्वल भी हैं, तो हाफ है उसका एंगल, तो x/2 हो जाएगा। और एंगल 3 कितना है जी, एंगल 3 एस ओ क्यू का आधा है, यानी एस ओ क्यू कितना है 180 - x, इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा मिलके कितना आ जाएगा, मेरा पूरा क्या कहते हैं एंगल मेरा आर ओ टी बन जाएगा। लेकिन इसके लिए मैं x निकालना बहुत ज़रूरी है। तो x कहाँ से आएगा, x देखो यहाँ से आएगा। आप जब इन दोनों को ऐड कर रहे हो तो कितना बन रहा है, 180 बन रहा है ना। कहने का मतलब क्या है, देखो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। देखो एक ऐसा टेक्निक मैं आपको बताता हूँ, समझ आ गई ना हमें स्टोरी। अब देखो एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4 कितना बन रहा है जी, टोटल 180, ठीक है। क्योंकि ये एंगल और ये एंगल एस ओ क्यू, पी ओ एस और एस ओ क्यू मिल के 180 बन रहे हैं। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल +1 दोनों एंगल बाइसेक्टर हैं, क्योंकि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। तो एंगल 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 एंगल 2 लिख सकता हूँ, कि एंगल 1 को भी एंगल 2 लिख सकता हूँ, कहने का मतलब ये है। और एंगल 2 तो एंगल 2 है ही है, क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल बाइसेक्टर है। ऐसे ही यहाँ मुझे कौन सा एंगल चाहिए, 3 एंगल चाहिए ना, तो मैं 4 को एंगल 3 डाल देता हूँ, क्योंकि 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है। यही गिवन है मुझे, देखो यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 गिवन है। तो अब क्या होगा, अब मेरा ये एंगल 2 कैसे ऐड होते हैं, जैसे x ऐड होते हैं, x + x 2x हो जाता है ना, तो ये 2 एंगल 2 हो गए, सेम है ना, क्योंकि कोफिशिएंट वो सॉरी वेरिएबल। तो एंगल 3 + एंगल 3 भी कितना हो गया, 2 एंगल 3 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ लगा रहा हूँ मैं कि 2 इज इक्वल टू 180 तो चल ही रहा है। तो अब देखो 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ एक बार, ताकि आपको 2 कॉमन देखने में आसानी हो। तो 2 आपका कॉमन आ गया जी। तो यहाँ क्या बचा, एंगल 2 सिर्फ, और यहाँ क्या बचा, एंगल 3 + एंगल 3 इज इक्वल टू 180। तो अब 2 से डिवाइड करने भेज दो इधर इसे 180 को। तो एंगल 2 + एंगल 3 कितना हो गया, क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट में है ना पूरा, तो ये कितना हो गया 90 डिग्री। तो यही नहीं निकालना था क्या हमने, 2 + 3 ही तो निकालना था हमने। तो ये मेरा मतलब है एंगल आर ओ टी कितना हो गया जी, मेरा 90 डिग्री हो गया। तो ये मेरा आंसर है।
नेक्स्ट है जी एग्जाम्पल 3। इन फिगर 6.11, देखो ये फिगर दी हुई है 6.11। ओ पी, ओ क्यू, ओ आर एंड ओ एस आर 4 रेज। तो ये दे रखी हैं सारी, ओ पी, ओ एस, ओ आर, ओ क्यू 4 रेज दे रखी हैं। प्रूव दैट एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो आपको बताना है कि एंगल पी ओ क्यू, ये वाला एंगल, प्लस एंगल क्यू ओ आर ये वाला एंगल, एंगल आर ओ एस, एस ओ आर यानी कि, और एंगल पी ओ एस, इन सब का सम 360 डिग्री होता है। तो देखो ये तो बट ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कंप्लीट एंगल है तो 360 डिग्री ही होगा। लेकिन हमें अपने जो हमारे पास एग्जिस्टिंग थ्योरम्स हैं उससे प्रूव करना है इसे। तो अब एग्जिस्टिंग थ्योरम में देखो, क्योंकि ये सीधी लाइनें नहीं है, इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं है, तो मैं वी ओ ए भी नहीं लगा सकता। कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है तो मैं लीनियर पेयर भी नहीं लगा सकता। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ठीक है, नीचे वाली देखो उसने दिखा रखी है कि हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। हम क्यू ओ को, इसको बढ़ाने को बोलते हैं प्रोड्यूस करना। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रोड्यूस करना। तो हम क्या करेंगे, क्यू ओ को प्रोड्यूस करेंगे टी तक। ठीक है जी, क्या करेंगे, इसको लिखते हम बोलते हैं कि प्रोड्यूस क्यू ओ, ये देखो ये लिखा हुआ है, प्रोड्यूस रे ओ क्यू बैकवर्ड्स टू द पॉइंट टी। तो आप इसको चेंज करके क्यू ओ कर दो, क्योंकि क्यू से ओ पे जा रहे हैं, ओ से टी पे जा रहे हैं। तो क्यू ओ प्रोड्यूस क्यू ओ टिल टी। ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन होगी। अब स्ट्रेट लाइन होने से क्या फ़र्क पड़ गया इसमें, स्ट्रेट लाइन होने से देखो ये फ़र्क पड़ गया कि ऊपर मुझे अब लीनियर पेयर मिलने शुरू हो गए। कहाँ लीनियर पेयर मिलने शुरू हो गए, एंगल 1, एंगल 2 लीनियर पेयर हो गया जी ये। इसके बाद नीचे भी स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 3, एंगल 4 और एंगल 5 भी 180 हो जाएगा। तो दोनों को ऐड कर देंगे। कैसे लिखेंगे इसे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, लीनियर पेयर। और एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू कितना है जी, ये भी 180 डिग्री है। इसका क्या रीज़न है, इसका रीज़न है जी स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल, क्योंकि लीनियर पेयर मत यूज़ करना, क्योंकि लीनियर पेयर सिर्फ 2 पेयर के लिए होता है ना, 2 एंगल्स के लिए एडजेसेंट। ये 3 हो गए हैं तो इसके लिए स्ट्रेट एंगल। आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, दोनों को ऐड, इसको आप 1 कर दो, इसको आप 2 कर दो। सो ऐड 1 and 2। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट में ये सारे एंगल हो जाएंगे और राइट में 180 प्लस 180 360 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन, एंगल 1, ऊपर लिख देता हूँ मैं, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लेके जा रहा हूँ मैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड में ऐड कर दी, इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो यही हमसे मांगा गया था। देखो तो एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू क्या बन रहा है हमारा, 1 + 5 बन रहा है ना हमारा पी ओ क्यू, सॉरी पी ओ एस। तो पी ओ एस आपका 1 + 5, इसको हम कंबाइन कर देंगे तो पी ओ एस बन जाएगा। बाकी सब अलग अलग एंगल ऑलरेडी हैं हमारे पास, तो बस हमने सिर्फ लाइन लिखनी है लास्ट, ये वाली जो 2 प्रूव करनी थी, और हमारा काम हो गया। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन 1 देखो इसका, ये कहता है इन फिगर 6.313 लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। तो ठीक है, ये अब हमें वोकेबलरी बिल्कुल क्लियर है कि ए बी और सी डी लाइन्स है, स्ट्रेट लाइन्स है, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पे। इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ए ओ सी कौन सा एंगल है मेरा, ए ओ सी ये एंगल है, बी ओ ई मेरा ये एंगल है। तो इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है जी, 70 डिग्री। अगर मैं इसको 1 एंगल डाल लूँ, इसको 2 एंगल डाल लूँ, तो मेरे को गिवन इज़ 1 + 2 इज़ 70 डिग्री। ठीक है, तो मैं यहाँ गिवन साथ साथ लिखता चलता हूँ, हमने जैसे नंबर लेने हैं वैसे ही लिखेंगे। तो गिवन क्या है मेरा, गिवन है मेरा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, एंड एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो बी ओ डी आपका जो एंगल है दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो इसको एंगल आप 3 दे देते हैं। ठीक है, तो और गिवन क्या हो गया कि एंगल 3 इज इक्वल टू 40 डिग्री। फाइंड बी ओ ई, बी ओ ई आपको एंगल 2 ढूंढना है। ठीक है, एंड रिफ्लेक्स सी ओ ई। तो आपको क्या फाइंड करना है, आप यहाँ पे प्रॉपर लिखेंगे कि टू फाइंड
एंगल 2 एंड COE कौन सा है, इसको भी एक नंबर दे दो आप, 4 एंड एंगल 4, लेकिन रिफ्लेक्स है इसका, ये ध्यान रखना है किसका, इसको प्रॉपर लिख देते हैं कि रिफ्लेक्स COE है। तो रिफ्लेक्स COE मतलब रिफ्लेक्स 4 लिखो या बाकी सारा लिखो, ठीक है। तो हमें रिफ्लेक्स एंगल 4 बताना है। तो अब देखो एंगल 3 मेरा 40 डिग्री है, तो इसके सामने बिल्कुल देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस है ना, अब तो सीधा 1 जो दिख रहा है दैट इज़ बराबर बिल्कुल, क्योंकि VOA हो जाएगा। तो ये मेरा VOA से 40 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो ये मेरा 40 डिग्री अगर आ गया तो 1 + 2 70 डिग्री था, तो 2 मेरा 30 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो ये मेरा 2 भी आ गया। अब मेरा 1 आ गया, मेरा 2 आ गया, तो इसका मतलब मेरा 4 तो लीनियर पेयर से आराम से आ जाएगा। और 4 मेरा लीनियर पेयर से कैसे आएगा कि 40 + 30 मेरा 70 है, 180 टोटल एंगल है। लीनियर पेयर नहीं कहेंगे, इसमें स्ट्रेट एंगल कहेंगे क्योंकि 3 एंगल बन रहे हैं। तो 40 + 30 मेरा 70 है, तो फोर्थ मेरा कितना आ गया, 180 - 70 110 आ गया। अब 4 मेरा 110 आ गया, तो रिफ्लेक्स इसका पीछे वाला रिफ्लेक्स एंगल आपका कौन सा होगा, रिफ्लेक्स एंगल आपका ये सारा होगा ना, ये सारा, क्योंकि COE का रिफ्लेक्स निकालना तो उसके पीछे वाला निकालना है। तो 360 में से माइनस कर देंगे 110, तो 250 जो है वो मेरा रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब इसको लिखते हैं, एक बार हमने समझ लिया कि कैसे कैसे निकलना, अब इसको लिखना कैसे है वो देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने एंगल 1 निकालना है। हम लिखेंगे कि सोल्यूशन में लिखेंगे हम कि एंगल 1 = एंगल 3 = 40 डिग्री, ठीक है जी। VOA रीज़न ज़रूर लिखना है हमने, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब इससे क्या होगा, एंगल 1 आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, आप चाहे एंगल 2 यहाँ से कैसे लिख सकते हो आप, एंगल 2 = 70 - एंगल 1, इसको ट्रांसपोज करके लिख सकते हो, 1 इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं लिखूंगा गिवन, रीज़न क्या आएगा इसका, गिवन। तो यहाँ से क्या आ गया, एंगल 2 = 70 - 40 = 30 डिग्री। तो एंगल 2 निकल गया मेरा, इसको आप बॉक्स बना देना कि आंसर आपका एक आ चुका है, राइट। फिर मुझे क्या निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल 40, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे एंगल 1 + एंगल 4 + एंगल 2। ऊपर देखो 1 4 2 कितना बना रहे हैं, 180 डिग्री। रीज़न क्या है इनका, रीज़न में आप लिखेंगे स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। तो अब 1 + 2 आपको पता है 70 डिग्री गिवन है, तो एंगल 4 कितना हो गया, 180 - 70 हो गया। उस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो 70 माइनस हो जाएगा। तो एंगल 4 कितना हो गया, 110 डिग्री। लेकिन निकालना क्या है, रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स एंगल 4 आपका कितना हो गया, 360 में से आप 110 निकाल देंगे तो आपका एंगल कितना आ जाएगा जी, 250 डिग्रीज। तो ये मेरा आंसर है रिफ्लेक्स का, ठीक है, 250 डिग्रीज। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोल रहे हैं, ये कह रहा है इन फिगर 6.14, ये जो 7 वाली फिगर है, लाइन्स XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। सो ये जो XY और MN है, ये XY MN इंटरसेक्ट कर रही हैं O के ऊपर, ठीक है जी। तो आगे क्या बोलता है वो, आगे वो कह रहा है कि इफ़, ठीक है, एंगल POY = 90 डिग्री। तो POY जो है वो 90 डिग्री है, ये वाला एंगल उसने 90 डिग्री दे दिया आपको, ठीक है। फिर वो कहता है A/B = 2/3। तो रेशो को हम x मान लेंगे। तो AB कौन सा, A ये दिया हुआ, ये 2x हो जाएगा एंगल, और ये 3x हो जाएगा B वाला हमारा, ठीक है। फाइंड C, तो मुझे C फाइंड आउट करना, ठीक है। अब देखो एक चीज़ तो क्लियर है, XY और MN जो है वो स्ट्रेट लाइन्स है, तो ये 3x है तो ये वाला एंगल भी 3x होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, राइट। अब क्या होगा कि मुझे ये 90 दिया हुआ है, तो अगर ये 90 दिया है तो स्ट्रेट एंगल से मेरा x 1 मिनट में आ रहा है, मुझे दिख रहा है, तीनों का सम 180 है, उससे x आ जाएगा उस इक्वेशन से। x आ गया तो मेरा सब कुछ आ गया, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सीधा सीधा 2-3 लाइन्स लिखेंगे। पहले गिवन 2 प्रूव हुआ, आप आराम से लिख सकते हो। मैं सीधा सोल्यूशन लिख रहा हूँ कि लेट द
रेशो बी एक्स या रेशो कॉमन फैक्टर ऑफ रेशो बी एक्स, ठीक है। लेट द कॉमन फैक्टर ऑफ रेशो बी एक्स, तो कितना हो जाएगा आपका, आपकी जो एंगल पी ओ एम, अब डायरेक्ट आप लिख सकते हो, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको यूज़ करेंगे हम उसमें। तो अब क्या आएगा, मेरा एंगल ए यानी एंगल 3x प्लस 2x प्लस 90 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी, 180 आ जाएगा, ठीक है। आप प्रॉपर एंगल्स का नाम लिख देना पहले, मैं सिर्फ स्पेस सेव करने के लिए एंगल्स के नाम नहीं लिख रहा। तो यहाँ पे आप रीज़न जरूर लिखेंगे, दैट इज़ स्ट्रेट एंगल, क्योंकि 2 से ज़्यादा एंगल हो गए। तो अब क्या आएगा, 5x प्लस ये 90 को उधर भेज दो, तो 90 बच के उधर ट्रांसपोज होके 90 माइनस हो जाएगा, और x आप 90 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, ये आपका 16, ये आपका 18 आ जाएगा जी, ठीक है। 18 इंटू 5 इज़ 90, 5 से डिवाइड करेंगे 18 डिग्री। अब x आया है, x इज़ डिग्री भी नहीं आया, x तो रेशो है, कॉमन फैक्टर है, तो x आपका 18 आ गया, ठीक है। तो अब आपकी जो वो बनेगी, वो क्या बनेगी, क्या कहते हैं, एंगल्स क्या क्या बनेंगे, निकालना कौन सा है, सी निकालना है। तो अगर आप बाकी एंगल निकालना चाहो तो एंगल बी से लीनियर पेयर बन रहा है, उससे भी निकाल सकते हैं, ओ से भी निकाल सकते हैं, तो मैं बी से निकाल रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा कि एंगल बी कितना हो गया, दिस इम्प्लाइज एंगल बी इज इक्वल टू 3x है ना, तो 3 इंटू 18 यानी कि 54 डिग्री आ गया। और आपका एंगल बी प्लस सी, ठीक है जी, ये कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 180 डिग्री, लीनियर पेयर है ये। तो यहाँ से आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, सी कितना हो गया 180 माइनस बी, ठीक है। तो 180 माइनस बी हो गया, तो सी इज इक्वल टू 180 माइनस 54 यानी कि 126 डिग्री। तो ये मेरा सी आ गया जी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि इन फिगर 6.15 ये साथ वाली, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। तो पी क्यू आर कौन सा एंगल है, ये वाला, इज इक्वल टू पी आर क्यू कौन सा एंगल है, ये वाला। तो ये दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल है। देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। पी क्यू एस कौन सा एंगल है जी, पी क्यू एस ये वाला एंगल है। इसको किसके पी आर टी कौन सा एंगल है, ये। तो ये दोनों एंगल को बराबर करना है। तो अगर मैं नंबरिंग दे दूँ 1 2 3 4, ठीक है, तो 2 और 3 बराबर है। अब 1 और 2 की क्या रिलेशनशिप है कि ये क्या है, ये मेरा लीनियर पेयर का एंगल है एंगल 2 के साथ। तो 1 एंगल किसके बराबर बन सकता है, 180 माइनस एंगल 2 नहीं बन जाएगा क्या। और ऐसे ही 4 एंगल किसके बराबर बन जाएगा, 180 माइनस एंगल 3 से निकल आएगा। अब देखो 2 और 3 तो बराबर है, तो 180 में से सेम चीज़ मैं माइनस करूँगा तो दोनों मेरी बराबर रहेंगी, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर एंगल 2 को मैं x मान लेता हूँ तो y भी 3 भी तो x हो जाएगा। तो यानी दोनों ही क्या हो जाएंगे, 180 माइनस एक्स नहीं हो गया एंगल, तो दोनों बराबर आ गए 1 और 4 भी, ठीक है। तो ये हमारी समझ होगी। अब इसको लिखना कैसे है, आप इसे लिखेंगे कि गिवन में आप ये ऊपर वाली चीज़ लिख देंगे, प्रॉपर लिखना आपको कि गिवन आपका क्या है जी, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, और टू प्रूव, आप फाइंड नहीं करना, आप क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। तो आप कैसे करेंगे, इसमें सोल्यूशन क्या है इसका, या प्रूफ क्या है इसका। प्रूफ इज कि एंगल 1 आप ये लिख सकते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 से स्टार्ट कर लेते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 है, तो दोनों में से अगर मैं 180 माइनस कर दूं तो भी तो वही रहेगा, सेम चीज़ मैं कर सकता हूँ दोनों में से। और 180 माइनस एंगल 2 कितना बन जाएगा जी, आपका एंगल 1 बन जाएगा। और 180 माइनस 3 आपका क्या बन जाएगा, एंगल 4 बन जाएगा। किस चीज़ से, लीनियर पेयर से। ये प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी। तो बस ये प्रूफ हो गया जी। अगला है जी 4th क्वेश्चन। क्या बोल रहा है ये कह रहा है कि इन फिगर 6.16 इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, ये स्टेप गिवन है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस जेड है। देन प्रूव दैट ए ओ बी इज़ अ लाइन। तो ए ओ बी क्या है, ए ओ बी को हमें लाइन बनाना है, ए ओ
बी को लाइन बनाना है। तो अगर मैं किसी को भी चाहे x प्लस वाई को 180 प्रूव कर दूं या w प्लस जेड को 180, मेरा काम हो जाएगा। तो ठीक है, इसमें मैं गिवन कुछ भी नहीं है तो, लेकिन मुझे सारे एंगल्स दिख रहे हैं, कंप्लीट एंगल तो मेरे को हमेशा रहेगा मेरे पास अवेलेबल 360 डिग्री। तो मैं लिख देता हूँ इसमें, देखो x प्लस वाई प्लस w प्लस z इज इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन इज कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। अब आप देखो गिवन क्या है, x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है। तो मैं किसी को भी रिप्लेस कर दो, चाहे x प्लस वाई को रिप्लेस कर सकते हो, मैं w प्लस जेड को रिप्लेस कर देता हूँ। तो ये x प्लस वाई तो एज इट इज़ रहेगा और इस w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई आ जाएगा। यहाँ चीज़ सेम रहेगी, ठीक है। इसको आप गिवन कहोगे। रीज़न क्या है कि हम रिप्लेस क्यों कर पाए, क्योंकि ये गिवन है। तो अब क्या हो गया, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 कॉमन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। x प्लस वाई 2 से डिवाइड हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब x प्लस वाई 180 डिग्री आ गई तो इसका क्या मतलब हुआ, कन्वर्स लीनियर पेयर लग गई कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, ब्रैकेट में कन्वर्स लीनियर पेयर, कि दो का अगर सम एंगल्स का एडजेसेंट का 180 हो तो स्ट्रेट लाइन होती है, नॉन कॉमन आर्म्स। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन। देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, इन फिगर 6.17 साथ वाली फिगर है, POQ इज अ लाइन। POQ जो है वो एक लाइन है। रे OR इज परपेंडिकुलर टू PQ, ये दे रखी है आपको, OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन द रेज OP एंड OR। OS एक और रे है जो दो रेज के बीच में पड़ रही है, OP और OR के बीच में, हम देख सकते हैं। प्रूव दैट एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं, उसने यहाँ पे हमसे मांगा है कि ROS को अगर आप डाल लीजिए कुछ भी, यहाँ पे 1 2 3 एंगल्स डाल लेते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और इसको 3 डाल लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या प्रूव करना है कि एंगल 2 जो है इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS इज एंगल 2 प्लस 3, ठीक है ना। एंगल 2 प्लस एंगल 3 QOS है, हम देख सकते हैं, माइनस ऑफ एंगल POS जो है वो आपका एंगल 1 है, ठीक है। तो ये एंगल पूरा एंगल QOS है, तो ये हमने 2 प्रूव करना। तो ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और ये स्टार्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रिकी होने के हिसाब से ही ये स्टार्ट हो जाता है और ये टीचर्स का फेवरेट भी बन जाता है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसकी ट्रिक कैसे है कि हम ROS को 2 बार ही लिख लेंगे। आप ऐसे याद रख सकते हो कि ये जो 2 है, ये अगर इस साइड जाता मल्टीप्लाई होने हैं तो 2ROS हो जाता है, बस इस ट्रिक से हम याद रखेंगे। तो ROS अगर आप देखेंगे तो दोनों साइड से देखते हैं, ROS क्या बनेगा, एंगल 2 क्या बनेगा। अगर मैं ये पूरा एंगल ले लूँ इस साइड से, उसमें से एंगल 1 को माइनस कर दूँ तो ROS बच जाएगा जी, ठीक है। इस चीज़ को लिख देते हैं हम। और क्या चीज़ है कि एंगल ROS इज इक्वल टू आपका ROP, पूरा का पूरा एंगल ROP बड़े वाला एंगल ROP, इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे जी, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये वाला एंगल, यानी कि POS, एंगल POS। ऐसे ही अगर आप दूसरी साइड से देखेंगे तो दूसरी साइड से आपको कौन सा एंगल मिलेगा, अगर मुझे ROS चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ये एंगल QOS लूँगा और उसमें से एंगल 3 यानी कि ROQ माइनस कर दूँगा तो भी ROS बच जाएगा। तो एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल SOQ या QOS, जो मर्जी लिख सकते हैं आप, माइनस एंगल 3 को QOR। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो हमें तो 2ROS चाहिए तो ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही आप ऐड करेंगे 1 और 2 को तो ये सारे ऐड हो जाएंगे एक टाइप से, ठीक है।
लेफ्ट में ऐड, राइट में ऐड। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा मेरा 2 एंगल ROS इज इक्वल टू, अब ROP आप देखो कितना है, ROP इज 90 डिग्री और एंगल QOR जो है वो भी 90 डिग्री है। तो ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये -90 है, वो +90 है। ठीक है, आप इसको एक लाइन में लिख के उसके बाद भी कर सकते हैं ऐसे। इसके बाद एंगल QOS और एंगल POS सिंपली यहाँ पे लिखने हैं हमने, एंगल QOS माइनस एंगल POS ऐड हो रहा है, कोई साइन चेंज नहीं होगा। तो बस देखो आप, ये हमने जो डिसाइड किया था वो आ गया, इसकी भी ज़रूरत नहीं, आप ये एंगल 1 2 3 छोड़ सकते हो, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। तो अब बस ROS 1/2 इधर हो गया, ये वाले 2 को ट्रांसपोज कर दिया उधर, ब्रैकेट में एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो जो हमें चाहिए था वो हमने प्रूव कर दिया, प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। It is given that angle XYZ is equal to 64 degree and XY is produced मतलब बढ़ाना, to point P. Draw a figure. फिगर आपको अपने आप बनानी है from the given information. उसके आगे लिखता है if ray YQ bisects ZYP angle, find angle XYQ and reflects angle QYP. तो इसमें क्या है कि सबसे पहले फिगर बनाते हैं जो दिया हुआ है। सबसे पहले उसने एंगल XYZ दिया हुआ है 64 डिग्री, ठीक है, तो अंदाजे से बनाते हैं। ठीक है जी, 64 डिग्री रफली आपका इस टाइप का है ना, 60 डिग्री के रफली आसपास मैं बना रहा हूँ एक टेंटेटिव से फिगर, X Y एंड Z। तो ये X हो गया, ये Y ले लेता हूँ मैं और ये Z ले लेता हूँ। ठीक है जी, दिस इज 64 डिग्री। अब आगे क्या बोलता है, एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड, तो x से चलेंगे y की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक है, 2 पॉइंट P। अब एक्स वाई से चलेंगे, x से चलेंगे y की तरफ चलेंगे और इसको बढ़ाएंगे 2 पॉइंट P। तो ये P पॉइंट तक मैंने बढ़ा दी, प्रोड्यूस कर दिया। तो ड्रॉ फिगर होगी हमारी, ड्रॉ फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP। तो YQ जो है वो बाइसेक्ट करेगा एंगल ZYP को। तो Z ये रहा, Y ये रहा, P ये रहा, यानी कि इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा। इसके बीचों बीच एक Z वो बना लेते हैं हम। ठीक है जी, तो ये मेरी एंगल बाइसेक्टर आ गया। ठीक है, रे YQ, Y इधर है, इधर हम Q बना लेते हैं। रे है तो एरो बना के आप ये बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो अब क्या हो गया, फाइंड एंगल XY Q। अच्छा, बाइसेक्ट है तो दोनों को आधा आधा निशान डालते हैं ताकि हमारी सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारी फिगर में होनी चाहिए। फाइंड एंगल XYQ। अब XYQ को ढूंढना आपने, XYQ, ओके डन। एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP, QYP का रिफ्लेक्स ढूंढना है। QYP आएगा तो उसका रिफ्लेक्स अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो मैं एंगल्स को नाम दे रहा हूँ, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। ठीक है, तो ये तो स्ट्रेट अवे में दिख रहा है कि ये 180 डिग्री एंगल है। ठीक है, तो मैं इसको सीधा सीधा कह सकता हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसकी रीज़न क्या है जी, ये स्ट्रेट एंगल है, 3 से ज़्यादा हो गया ना ये, तो स्ट्रेट एंगल है। ये एंगल का शॉर्टकट लिख देता हूँ मैं पूरा लिखने की बजाय। 1 2, अच्छा 1 और 2 देखो बाइसेक्ट करते हैं, बराबर है। तो अगर एक को मैं x मान लेता हूँ और उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो दूसरा भी x हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस एंगल 3 की जगह मैं 64 लिख सकता हूँ क्योंकि एंगल 3 64 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x प्लस x इज 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 64 इज 116। ठीक है जी, x मेरा कितना आ गया, 2 into से डिवाइड कर देंगे हम, 2 5 10 16 2 8 16, तो x इज 58 डिग्रीज। अब ये एंगल 1 भी हो गया और यही एंगल 2 भी हो गया। ओके, तो हमें कौन सा मिला, कोई ZYP नहीं। अब एंगल ZYP कितना है जी, एंगल ZYP
ये है एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों के बराबर, देख सकते हैं हम फिगर से जेड वाई पी, ठीक है। ये पूरा एंगल मांग रहा है, तो x प्लस एक्स 2x हो गया जी, तो इसका मतलब 58 प्लस 58 116 डिग्रीज, राइट। एक आंसर मेरा आ गया। अब सेकंड जो है, सेकंड इज क्या मांगा उसने, रिफ्लेक्स एंगल एक्स वाई क्यू मांगा था, हमने गलत एंगल निकाल दिया, जेड वाई पी तो उसने बोला था, जेड वाई पी मांगा नहीं है उसने, उसको हटाओ, एक्स वाई क्यू मांगा है। फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, ठीक है। तो ये हमने गलत निकाल दिया, इसको फटाफट से हम डिलीट कर देते हैं। तो ये एक्सरसाइज हमने ऐसे ही करी, कंसंट्रेशन लॉस हुआ और गलती हो गई। तो एंगल क्या मांगा है जी, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू एंगल जो है दैट इज 64 प्लस एक्स, तो 64 प्लस 58 डिग्रीज, यानी कि 8 4 12 1 6 5 11 12 122 डिग्रीज, ओके। तो ये मेरा एंगल एक्स वाई क्यू आ गया। दूसरा जो उसने मांगा है दैट इज रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, तो पहले क्यू वाई पी एंगल निकाल देते हैं। तो क्यू वाई पी एंगल जो है दैट इज क्यू वाई पी, एक्स एंगल है तो कितना आ गया, 58 डिग्रीज आ गया। तो रिफ्लेक्स क्यू वाई पी कितना आ गया, क्यू वाई पी, ये एंगल आ गया जी 360 में से हम माइनस कर देंगे 58 डिग्रीज को, तो ये कितना बन गया 302 डिग्रीज। दिस इज माय आंसर।